सभी दोस्तों को नमस्कार। हिंदी से प्रगति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एलटी में जो दिया गया सिलेबस है उसमें एक जो है प्रकरण दिया गया है समास। आज हम समास के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों की क्या क्या परिभाषा है और उनके क्या क्या उदाहरण हैं, और परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से उदाहरण कौन कौन सी परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं, पूरा समास का सांगोपांग वर्णन करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए कृपया। चलिए बिना देरी किए हुए समास की ओर जाते हैं। देखिए, सबसे पहले समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नवीन शब्द बनाने की विधि क्रिया को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। देखिए, समास जो होता है दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनता है। आपने पढ़ा था संधि। संधि वर्णों के योग से बनती है और समास दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनता है। कई बार संधि और समास का मूलभूत अंतर पूछा जाता है, तो मूलभूत अंतर यही मिलेगा आपको कि संधि जो है वर्णों के योग से बनती है और समास शब्दों के योग से बनता है। और जब समस्त पद को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। देखिए, वर्णों को जब हम अलग करते हैं तो वहाँ विच्छेद होता है, और शब्दों को जब हम अलग अलग करते हैं वहाँ विग्रह होता है ना। संधि में आपने पढ़ा कि संधि विच्छेद, और आज समास में पढ़ेंगे समास विग्रह। ठीक है, चलिए आगे है। समास रचना में कभी पूर्व पद और कभी उत्तर पद या दोनों ही पद प्रधान होते हैं। यह विधि समस्त पद कहलाती है। देखिए, समास में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। तो अब आप देखेंगे कि किसी समास में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना। चलिए देखिए, उदाहरण के माध्यम से पढ़ते हैं। पूर्व पद मतलब प्रथम और उत्तर पद मतलब दूसरा पद। ठीक है, जैसे शिव धन भक्त, शिव भक्त पूर्व पद प्रधान है यानी अव्ययी भाव समास होगा। और जेब धन खर्च, जेब खर्च उत्तर पद प्रधान है। और तीसरा है भाई धन बहिन, भाई बहिन दोनों पद प्रधान है। चतुर्भुज धन भुज, चतुर्भुज अन्य पद प्रधान है। ठीक है, चलिए परस्पर संबंध रखने वाले को दो या दो से अधिक शब्दों पदों के मेल योग को समास कहते हैं। इस प्रकार एक स्वतंत्र शब्द की रचना होती है। उदाहरण के लिए रसोई घर, देशवासी, चौराहा आदि। ठीक है, अब देखिए समास के भेद। पहला जो समास है वो है अव्ययी भाव समास, दूसरा समास है तत्पुरुष समास, तीसरा समास है द्विगु समास, और चौथा समास है द्वंद्व समास, पांचवा समास है कर्मधारय समास, छठा समास है बहुव्रीहि समास, है ना। 6 प्रकार से समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होता है और यही प्रधान होता है। देखिए, हमने पहले भी बताया आपको कि दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। जिस समास में पहला पद अव्यय होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, अथवा जिस समास में पूर्व पद अर्थात पहला पद उपसर्ग होता है। देखिए, अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय भी होता है और पहला पद उपसर्ग भी होता है। ठीक है, चलिए उदाहरण से देखते हैं। जैसे भर पेट शब्द है, उसमें पेट भर भर कर। उसके बाद यथायोग्य में योग्यता के अनुसार, प्रतिदिन में हर दिन, देखिए प्रति उपसर्ग आ गया ना। और आजन्म में जन्म भर, आजीवन जीवन भर पर्यंत, आमरण मरण तक पर्यंत, बीचों बीच, बीच ही बीच में, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। तो आपने देखा जिस समास में पहला पद अव्यय होता है एक शर्त होगी, दूसरा पद उपसर्ग होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक हो गया। अगला दूसरा है तत्पुरुष समास। इस समास में प्रथम पद गौण तथा द्वितीय पद प्रधान होता है। देखिए, इसमें हम मान सकते हैं कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक तथा अन्य आधार पर तत्पुरुष के निम्नलिखित भेद होते हैं। देखिए, कारक कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए
अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की रारेरी नानेनी, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे अरे। इस तरीके से जितने भी कारक होंगे। अब इसमें जो है द्वितीया से लेके सप्तमी तक जितने भी कारक होते हैं उनका जो है प्रयोग किया जाता है इस समास में, तत्पुरुष समास में। देखिए सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष को परसर्ग, परसर्ग मतलब विभक्ति कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कर्म जैसे कर्म को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे है बस चालक, बस को चलाने वाला। अब वहां पूछा जाएगा कि बस चालक में कौन सा समास है। अब को जो परसर्ग अथवा जो विभक्ति है उसका लोप हो गया है, तो अब आपको इसका जो समास विग्रह करना पड़ेगा, होगा बस को चलाने वाला, है ना। उसके बाद गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, ठीक है। अगला है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। माखन चोर, माखन का चुराने वाला का, माफ कीजिएगा थोड़ा मिसप्रिंट है, माखन को चुराने वाला, माखन चोर, है ना। ऐसे ही उदाहरण जो है आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरा है करण तत्पुरुष। इसमें से द्वारा परसर्ग का लोप होता है, परसर्ग अथवा विभक्ति, है ना। समस्त पद, पहला उदाहरण मदांध, मद से अंध, से परसर्ग का लोप हुआ तो मदांध बना, इसका विग्रह बनेगा मद से अंध। रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित, रेखांकित हम बहुत बार प्रयोग करते हैं लिखते समय। आगे है हस्तलिखित, हाथ से लिखित। और कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, है ना। इस तरीके से संप्रदान तत्पुरुष, आगे है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें को के लिए परसर्ग को लोप होता है। देखिए के लिए परसर्ग अर्थात विभक्ति का लोप होगा। उदाहरण है हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। फिर है परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हवन की सामग्री नहीं होगा, हवन के लिए सामग्री। फिर है सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, है ना। इस तरीके से तत्पुरुष समास होगा जिसमें के लिए परसर्ग का लोप होगा, ठीक है। अगला है अपादान तत्पुरुष। इसमें से अलग होने का भाव का लोप होगा, अलग होने के अर्थ में अपादान। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, है ना। पथ से भ्रष्ट अर्थात जो उसका मार्ग है उससे वो अलग हो गया है, तो अलग होने का भाव। फिर ऋण मुक्त, ऋण से अलग होना, भाई वो तो ऋण से मुक्त हो गया, ऋण हो गया। जन्मांध, जन्म से अंधा। भयभीत, भय से भीत, डरा हुआ, है ना। इस तरीके से हम इसका अर्थ लगाएंगे। उसके बाद संबंध तत्पुरुष। इसमें काके की और रारेरी के परसर्गों का लोप होता है। देखिए संबंध में काके की रारेरी जो परसर्ग विभक्ति चिन्ह है इनका लोप हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष से भी बहुत प्रश्नोत्तर बनते हैं, जैसे घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। पूंजीपति, पूंजी का पति। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। पूंजीपति, पूंजी का पति, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। फिर है प्रजापति, प्रजा का पति, है ना। इस तरीके से बनेगा। आगे है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें से कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। देखिए मैं पर, मैं और पर विभक्ति जो है उसका लोप होगा। जैसे शरणागत, शरण में आगत। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जलमग्न, जल में मग्न। नीति निपुण, नीति में निपुण। तो इस प्रकार से हमने द्वितीय अर्थात कर्म कारक से सप्तमी अधिकरण तक हमने पढ़ा, और किस प्रकार से इन उदाहरणों को हमने समझना है परीक्षाओं में, बहुत जो है बिना भ्रमित हुए सही उत्तर की ओर जाना होगा। देखिए अगला जो समास है द्विगु समास। द्विगु समास, इस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। देखिए या ये कह सकते हैं कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, चार राहों का समाहार। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। नवग्रह, नौ ग्रहों का समाहार। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समाहार। सब में आ रहा है ना संख्या, जैसे चौराहा में 4, त्रिभुवन में 3, नवग्रह में 9, त्रिवेणी में 3,
माफ कीजिएगा। तो जहां भी संख्यावाचक की बात की जाएगी वहां द्विगु समास होगा। अगला है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा और या अथवा आदि शब्दों का लोप होता है, जैसे आई व्यय, आय और व्यय, बहुत सरल है, बीच में डैश होगा। उसके बाद माता पिता, माता और पिता, फिर है भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन। अगला है अन्न और जल, अन्न जल। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ बहुत सीमित उदाहरण है, समझाने के लिए बताया जा रहा है और बहुत सारे उदाहरण इनके बनेंगे। तो आपको दो चार उदाहरणों के माध्यम से पूरे समाज को समझ लेना होगा कि जिससे आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना आए। पांचवा है कर्मधारय समास। इस समास में विशेषण का संबंध होता है। देखिए विशेषण विशेषी का जो समास है वो कर्मधारय समास है, या कह सकते हैं कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेषी अथवा पूर्व पद उपमेय, उत्तर पद उपमान, है ना, उसे हम जो है कर्मधारय समास कहेंगे। विशेषण विशेषी और उपमेय उपमान जहां भी आपको दिखेगा वहां कर्मधारय समास होगा। ठीक है। इसमें प्रथम पूर्व पद गुणावाचक अथवा माफ कीजिएगा गुणवाचक होता है, विशेषण कह सकते हैं हम। अब उदाहरण है महात्मा, महान है जो आत्मा, ऐसे बनेगा इसका विग्रह। स्वर्ण कमल, स्वर्ण का है जो कमल। नील कमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीला है जो अंबर, तो उसे हम पीतांबर कहेंगे। तो पूर्व पद विशेषण, जैसे महान विशेषण है, स्वर्ण का जो कमल और नीला पीला, है ना, कहीं विशेषण विशेष से मिलेगा, कहीं उपमेय उपमान मिलेगा। तो इस प्रकार से जहां विशेषण विशेष और उपमेय उपमान होगा वहां कर्मधारय समास होगा। अब है कर्मधारय समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध भी हो सकता है। देखिए लिखा भी है नीचे उपमेय उपमान। जैसे उदाहरण के लिए घनश्याम, घन के समान, श्याम अर्थात काला, घन बादलों के समान जो काला है। कमल नयन, कमल के समान जिसके नयन है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। मुखचंद्र, मुखी रूपी चंद्र। इस तरीके से ये उपमेय उपमान बनेगा। अब अगला छठा है इस बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि समस्त पद किसी अन्य के विशेषण का कार्य करता है और यही तीसरा पद प्रधान होता है। देखिए अभी तक आपने पढ़ा कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक, है ना, द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य अथवा और उपमेय उपमान। अब आप बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे, इसमें जो है न पूर्व पद प्रधान होगा न उत्तर पद प्रधान होगा, इसमें बल्कि अन्य पद प्रधान होगा अथवा तीसरा पद प्रधान होगा, तो बहुव्रीहि समास कहलाएगा। उदाहरण है बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। दशानन, दस है आनंद अथवा आनंद अर्थात मुख जिसके, अर्थात रावण के, किसके मुंह है 10, रावण के। रावण जो है अन्य पद प्रधान हो जाएगा। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर मतलब पेट जिसका, अर्थात किसका, गणेश का। चक्रपाणी, चक्र है पाणी हाथ में जिसके, अर्थात किसके, विष्णु के। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, अर्थात किसका, शिव का। तो आप देख रहे हैं कि दशानन में अन्य पद प्रधान रावण के लिए है, चतुर्भुज में विष्णु के लिए है, लंबोदर में गणेश के लिए है, चक्रपाणी में विष्णु के लिए है, नीलकंठ में शिव के लिए है। तो इस प्रकार से आप इन समासों का विग्रह कर सकेंगे और समझ सकेंगे। देखिए विशेष लिखा है बहुव्रीहि समास में विग्रह करने पर विशेष रूप से वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द पाए जाते हैं, अर्थात विग्रह पद संज्ञा पद का विशेषण रूप हो जाता है। ठीक है। अब देखिए हमने 6 समासों को तो पढ़ा, लेकिन कुछ समास कुछ समास अर्थात कुछ ऐसे समास हैं जो हमको जो है बहुत असमंजस में रखते हैं कि ये कौन कर्मधारय समास होगा या बहुव्रीहि समास होगा, तो इनको भी समझते हैं। देखिए इसमें लिखा कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है, जैसे कि हमने पहले भी बताया है। जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करती है, अर्थात अन्य पद प्रधान होता है। उदाहरण देखते हैं, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये कर्मधारय समास है क्योंकि विशेषण है। और नीलकंठ को यदि हम बहुव्रीहि बनाएंगे, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका, शिव का, है ना। उसके बाद है पीतांबर, पीला है जो अंबर, कर्मधारय समास हो जाएगा, विशेषण की बात की गई है।
और यही जब बहुब्री में जाएगा, पीला है अंबर जिसका, अर्थात किसका, कृष्ण का, है ना। ऐसे भी हम इनको समझ लेंगे। आगे है कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर। कर्मधारय समास और द्विगु समास में भी हमें जो है कंफ्यूजन बनता है, तो उसको भी देखते हैं। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, जबकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है ना। उदाहरण देखते हैं। नीलांबर, नीला है जो अंबर, कर्मधारय हो गया, विशेषण विशेष। और पंचवटी, 5 वटों का समाहार, द्विगु समास, संख्यावाचक द्विगु, और जहां विशेषण विशेष होगा वहां कर्मधारय। उसके बाद द्विगु और बहुब्री समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक, दूसरा विशेष, जबकि बहुब्री समास में पूर्व पद ही विशेषण का काम करता है। जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह, अगर हम ऐसे विग्रह करेंगे तो द्विगु समास होगा। और इसी त्रिनेत्र का 3 नेत्र है जिसके, अर्थात किसके, शिव के, तो बहुब्री समास होगा। कहने का अर्थ है कि समास का जब हम विग्रह करते हैं, किस प्रकार से हम विग्रह करते हैं, उस प्रकार से उस समास का अर्थ बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने आज समास को समझा। उसके बाद हम आगे की वीडियो में भी ऐसे ही टॉपिक को लाकर आपके सामने उपस्थित होंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।